हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? और अच्छे से पढ़ाई चालू कर दी होगी आपने। देखिए, आज हम आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। निषेचन, इसे फर्टिलाइजेशन कहा है, अर्थात निषेचन फर्टिलाइजेशन है। और ये जो निषेचन की जो क्रिया है, इसे स्ट्रॉस वर्ग नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इसके बारे में बताया गया था 1884 में। ये जो निषेचन क्रिया है, इस निषेचन क्रिया का अध्ययन लीलियम नामक पादप के अंतर्गत किया गया था। निषेचन का अर्थ होता है नर युग्मक व मादा युग्मक। नर व मादा युग्मकों का संलयन यानी फ्यूजन निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मकों का आपस में मिलना और मिलने के बाद युग्मनज का बनना। ये क्या है? निषेचन कहलाता है। अब देखिए, ये जो निषेचन की क्रिया है, ये आवृतबीजी पादपों में विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा पूरी होती है। तो यहां देखिए किस प्रकार से निषेचन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो निषेचन की क्रिया में सबसे पहले जो प्रक्रम होता है, ये सबसे पहला प्रक्रम पराग कणों का बढ़ती काग्र पर जब परागण की क्रिया हो जाती है, उसके पश्चात पराग कणों का अंकुरण होता है। तो सबसे पहला कार्य है पराग कणों का अंकुरण, जर्मिनेशन, एवं पराग नलिका का निर्माण। पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण, इसमें देखिए ये एक स्त्री केसर की संरचना है जो कि पुष्प के अंदर उपस्थित होती है। ये जो भाग है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है और ये भाग अंडाशय। यहां इस अंडाशय वाली भाग में बीजांड की उपस्थिति होती है।
ये इसमें मादा युग्मकोद्भिद है और ये बीजांड के अर्ध। इस तरह से ये बीजांड उपस्थित है। इसमें ये मादा युग्मकोद्भिद में 2 सहायक कोशिका है, एक अंडकोश का है और ये 3 जो है ये प्रतिमुखी कोशिका है और यहां एक द्वितीयक कोशिका है जिसमें 2 केंद्र है। तो देखिए, जब निषेचन की क्रिया की जो शुरुआत होती है तो उस समय ये परागकण इस वर्तिकाग्र वाले भाग पर आता है। परागकण गोलाकार संरचना होती है, नाड़ी युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसमें 2 आवरण होते हैं जिनको हम बाह्य चोल और अंतःचोल कहते हैं। ये परागकण है। यहां परागण की क्रिया से जो परागकण आता है, इस परागकण के द्वारा यहां नमी को अवशोषित किया जाता है एवं यहां शकरा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने के बाद ये परागकण अंकुरित होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहां निषेचन की जो क्रिया होती है उस क्रिया में सबसे पहले परागकणों का अंकुरण होता है। देखिए, अगर यहां नमी की अनुपस्थिति होगी या पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति होगी तो परागकण का अंकुरण नहीं होगा। देखिए, कुछ पादपों में आनुवांशिक कारणों से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच तो जाता है परंतु उसका परागण के पश्चात अंकुरण नहीं होता। ऐसी स्थिति को स्व अनिश्चितता या असंगतता कहते हैं, जिसके अध्ययन हमने कल किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में किया। अब ये देखिए, परागकण जो है उससे जो पराग नलिका निकलती है ये सामान्य रूप से एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलती है। तो ऐसा होना एक नलकीय अंकुरण कहलाता है। लेकिन कुछ पादपों में ऐसा देखा जाता है कि एक से ज्यादा ये नलिकाएं भी निकल जाती हैं, लेकिन इनमें वृद्धि केवल एक की होती है। अगर निकल भी जाती है तो वृद्धि केवल किसकी होगी? एक ही। जैसे कोकरवेटेसी कुल के जो पादप होते हैं, मालवेसी कुल के पादप होते हैं, उनमें क्या है, एक से ज्यादा पराग नलिका निकल आती है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है इसको कहते हैं बहुनलकीय पराग, बहुनलकीय अंकुरण। ठीक है। अब इसके बाद जब ये निकल आती है, अब ये आगे की ओर वृद्धि करती है, तो दूसरा जो इसमें टॉपिक आता है वो है पराग नलिका की वृद्धि। देखिए, पराग नलिका जो कि वर्तिकाग्र पर से विकसित हो जाती है, इन वर्तिका पर निकल करके ये आगे की ओर बढ़ती जाती है। इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। ये पराग नलिका की जो वृद्धि है ये इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तिका अगर खोखली है, जैसे लीलियम वगैरह कुछ पादपों में ये वर्तिका खोखली होती है तो बहुत आसानी से पराग नलिका की वृद्धि होती जाती है। लेकिन अधिकांश पादपों में ये जो वर्तिका है ये ठोस होती है, अर्थात सघन ऊतकों से भरी रहती है। तो इसमें क्या है कि इस पराग नलिका के शीर्ष वाले भाग से पेक्टिनेस एंजाइम स्रावित होते हैं और वो एंजाइम क्या करता है कि इसमें उपस्थित जो ऊतक है उन ऊतकों को अवघटित कर देता है, जिससे पराग नलिका अपना मार्ग बना लेती है। ये पराग नलिका आगे बढ़ती जाती है, अर्थात वर्तिका से होती हुई ये पराग नलिका
देखिए पराग नलिका की वृद्धि होगी। अब ये पराग नलिका जो है वो बीजांड अर्थात बीजांड काल में प्रवेश करती है। तो तीसरी बात आती है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई ये बीजांड में प्रवेश कर रही है। ये बीजांड है। ये अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण और अंतःध्यावरण। ये इसका भ्रूण कोश, मादा युग्मक कोश। तो देखिए ये जो पराग नलिका ये बीजांड में प्रवेश करती है। अब इस बीजांड में प्रवेश किधर से कर रही है? इस प्रवेश के आधार पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए कुछ पादपों में ये जो है ये इधर से प्रवेश कर जाती है, यानी इस रास्ते से अंदर प्रवेश कर जाती है। ये वाला भाग क्या होता है? निभाग। तो एक तरह से अगर इधर से प्रवेश कर रही है, ये यूं जा रही है, तो इसको कहेंगे निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश। तो कुछ पादपों में निभाग वाले भाग से प्रवेश करती है, तो क्या कहलाएगा? निभागीय प्रवेश। जबकि दूसरे ज्यादातर पादपों में ये जो दूसरा देखिए, अगर ये पराग नलिका यहां से प्रवेश ना करके और अगर ये इस रास्ते से प्रवेश कर रही है यहां से, तो ये अध्यावरणी प्रवेश कहलाएगा। अध्यावरणी प्रवेश, क्योंकि ये अध्यावरण से प्रवेश कर रही है। इसको मध्य, देखिए इसको कहते हैं, देखिए निभाग को चलाजा कहते हैं। तो चलाजोगैमी अध्यावरण का मतलब हो जाएगा मीजोगैमी, यानी इंटेगुमेंट्री प्रवेश। अब देखिए ज्यादातर पादपों में ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका ये इस तरह से आगे बढ़ती है और इसे कहते हैं हम बीजांड द्वारी प्रवेश। अर्थात ये जो है बीजांड द्वार मार्ग से प्रवेश करते हैं। तो यहां देखिए पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है, अलग अलग मार्ग से प्रवेश करती है। निभागीय प्रवेश कुछ पादपों में निभाग से प्रवेश करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं केसुराइना नाम का एक पादप होता है, उसमें इस प्रकार का प्रवेश होता है। कुछ पादपों में ये अध्यावरणों के द्वारा प्रवेश करती है, तो इसको अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। इस तरह का आप कोकरबिटी, सिकुलगे, लौकी, तोरई, इस तरह के जो पादप होते हैं उनके अंदर देख सकते हैं। जबकि अधिकांश जो पादप हैं उनमें इस प्रकार का प्रवेश होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? बीजांड द्वार प्रवेश या बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। ठीक है। अब ये पराग नलिका निषेचन क्रिया के दौरान कहां प्रवेश कर रही है? बीजांड में प्रवेश कर रही है। अब बीजांड में प्रवेश करने के बाद ये पराग नलिका भ्रूण कोश अर्थात मादा युग्मकोश में प्रवेश करती है। तो यहां अब आता है चौथा, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ये पराग नलिका
अब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। देखिए भ्रूण कोश में जब प्रवेश करती है तो ये अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके से प्रवेश करती है। देखिए कुछ पादपों में ये दोनों सहायक कोशिकाएं, ये देखिए ये दोनों क्या होती है, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। तो ये दोनों सहायक कोशिकाओं को के बीच में होकर प्रवेश कर जाती है। कुछ पादपों में क्या होता है कि अंड कोशिका, ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका, तो एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में होकर के प्रवेश कर जाती है। कुछ पादपों में ये एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, इस तरह से अंदर भेदते हुए प्रवेश कर जाती है। तो अलग अलग तरीके से, या यो कह सकते हैं कि विभिन्न पादपों में अलग अलग तरीके से प्रवेश हो जाता है, लेकिन हम सामान्य रूप से माने कि सहायक कोशिकाओं से होते हुए ये पराग नल का भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करने के बाद ये पराग नलिका प्रवेश कर गई। इस पराग नलिका में जो है उपस्थित, यानी पराग नलिका का जो शीर्ष वाला भाग है ये अवगठित हो जाता है, या कह सकते हैं इसमें एक छेद बन जाता है। यानी इस तरह से ये पराग नलिका यूं जा रही है, इस पराग नलिका के इस शीर्ष वाले भाग में एक छेद बन जाता है, और इस पराग नलिका में जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक इस भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं। अर्थात दोनों नर युग्मक कोशिका के अंदर यानी भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करें कि ये जो प्रवेश किया है उसके पश्चात इसमें निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब पराग नलिका का जो शीर्ष वाला भाग है, ये शीर्ष वाला भाग अवगठित होकर के नर युग्मकों को मुक्त कर देता है। कहां पर? भ्रूण कोश में। ये नर युग्मक अमीबीय गति करते हुए, क्योंकि इनके अंदर गमन के लिए कोई अंग नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में ये अमीबीय गति करते हुए और निषेचन का कार्य करते हैं। तो इसमें जो है निषेचन किस तरह से होता है, तो ये इसमें द्यू निषेचन व त्रिक संलयन। देखिए इसमें पहले एक नर युग्मक देखिए नर युग्मक अगुणित होते हैं जो कि इसमें पराग नलिका में उपस्थित है। तो एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिल जाता है, अंड कोशिका। ये भी है। तो नर युग्मक और अंड कोशिका दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो इससे युग्मनज बनता है, और ये n और n मिलकर के क्या बनाते हैं? 2n। दूसरा जो नर युग्मक है, क्योंकि दो नर युग्मक होते हैं, ये दूसरा नर युग्मक इस द्वितीयक कोशिका या इसको हम कह सकते हैं ध्रुवीय कोशिका, जिसमें दो केंद्रक ऑलरेडी पहले से हैं। द्वितीयक कोशिका
द्वितीय कोशिका जो कि 2n है, ध्रुवीय कोशिका है जो कि एक तरह से n और n, ये दोनों आपस में मिलकर के प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो कि 3n होता है, अर्थात n तो ये है, 2n है, तो तीनों केंद्रक मिलकर के क्या बना रहे हैं, 3n। तो एक तरह से 2 बार निषेचन हो रहा है, ये तो कहलाएगा वास्तविक निषेचन, वास्तविक निषेचन, और ये कहलाएगा त्रिक शल्य। वास्तविक निषेचन, ये जो वास्तविक निषेचन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी अंड कोशिका वास्तविक रूप से आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करती है, तो इसलिए ये तो एक तरह से निषेचन जो कि वास्तविक रूप से होता है। और यहाँ एक विशेष रूप से क्या हो रहा है कि एक नर युग्मक द्वितीय कोशिका जिसमें ऑलरेडी 2 केंद्रक हैं, निषेचन से पहले आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों मिलकर के और एक 3 केंद्रकों युक्त या कह सकते हैं त्रिगुणित जो है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है इस की प्रत्येक कोश का 3n होता है, यानी इसका विभाजन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तो ये त्रिक शल्यन कहलाता है। यहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा देखा गया कि भाई दोनों में से कौन सी क्रिया पहले होती है, तो ये देखा गया है कि इसमें पहले त्रिक शल्यन होता है, उसके बाद वास्तविक निषेचन होता है, तो ये 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसको द्विनिषेचन त्रिक शल्यन कहते हैं। और ये द्विनिषेचन त्रिक शल्यन का पाया जाना ये आवृतबीजी पादपों की या यूं कह सकते हैं पुष्पीय पादपों की या एंजियोस्पर्म वर्ग की पादपों की एक अपनी विशेषता होती है, ऐसा अन्य पादपों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इस तरह के पादपों में द्विनिषेचन त्रिक शल्यन पाया जाता है। अब देखिए अब हम बात करें कि इस दोहरा निषेचन जो है इसकी क्या खासियत है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए यहाँ आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि किस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजन कर रहे हैं। अब हम बात करें द्विनिषेचन, द्विनिषेचन का महत्व। देखिए महत्व यह है कि इस निषेचन के द्वारा एक तो युग्मनज का निर्माण हो रहा है, युग्मनज जो है ये आगे चल करके हम देखेंगे कि इस युग्मनज से ही भ्रूण का विकास होता है, जबकि इसमें जो बना हुआ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है और उस भ्रूणपोष के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं जो होंगी उनमें पोषण उपस्थित रहता है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो इसलिए ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है कि भ्रूणपोष का बनना एक प्रकार से बनने वाले भ्रूण के लिए पोषण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इस निषेचन के पश्चात जो बना हुआ युग्मनज है उसी से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर निषेचन की क्रिया कैसे होती है, अर्थात हमने विभिन्न स्टेपों में जाकर के इसका अध्ययन किया। सबसे पहले पराग कणों का अंकुरण होता है, उसके बाद पराग नलिका बनती है, ये पराग नलिका वृद्धि करती है और वृद्धि करती हुई ये अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में जाती है। बीजांड के अंदर प्रवेश करने के मार्ग अलग अलग होते हैं, जैसे निभागी प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश अथवा
बीजांड द्वारीय प्रवेश, जो सबसे ज्यादा होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश अधिकांश पादपों में पाया जाता है। और इस बीजांड द्वारीय प्रवेश के बाद जब प्रवेश हो जाता है तो भ्रूणकोश में प्रवेश होता है। भ्रूणकोश में प्रवेश होता है तो वहां सहायक कोशिकाओं के बीच में से, या सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति के बीच में से, या सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से, अथवा सहायक कोशिकाओं के अवगठित हो जाने से पराग नलिका अपना मार्ग बनाती है और ये पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात इसका शीर्ष वाले भाग में छिद्रित हो जाता है, परागकण मुक्त हो जाते हैं, नरयुग्मक मुक्त हो जाते हैं। ये नरयुग्मक भ्रूणकोश के अंदर पहुंचने के पश्चात अमीबीय गति करते हुए एक नरयुग्मक अंडकोशिका के पास जाकर के निषेचन करता है, जिसे हम वास्तविक निषेचन कहते हैं, युग्मनज का निर्माण करता है। जबकि एक नरयुग्मक ये द्वितीय कोशिका अर्थात दो केंद्रकों के संयोजन से बनी हुई कोशिका से संयोजन करता है, जिसे त्रिक संलयन कहते हैं, और इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इससे भ्रूणपोष का विकास होगा। ये भ्रूणपोष विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भ्रूणपोष क्या है, किस तरह से विकसित होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका क्या महत्व है, और फिर पढ़ेंगे भ्रूण जो कि युग्मनज से विकसित होता है किस प्रकार से विकसित होता है। ठीक है, तो आज हमने निषेचन के बारे में पढ़ा है, आवृत्ति पादपों में निषेचन। और आप लोग होमवर्क में लगातार दे रहा हूं, होमवर्क को करिए, और जब आप उतारें होमवर्क को तो उसके साथ साथ अपने प्रश्नों को भी सोचें कि इसका प्रश्न किस तरह से आता है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में इसमें से बोर्ड के अंदर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वर्तमान में जो परीक्षाएं लगी हैं अब तक उनमें कौन कौन से प्रश्न को कैसे पूछा गया है, उन सब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि इसमें से अधिकांश रूप से 3 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें 1 नंबर का चित्र पूछते हैं, 1 नंबर का परिभाषा टाइप के प्रश्न आते हैं, और 1 नंबर का इसमें उस चित्र से संबंधित वर्णन आता है। ठीक है, आप लोग रोजाना जो बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए, समझिए, और अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो वो मेरे से बात कर सकता है। ठीक है, ओके।